बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर का बायो का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा, इसके अंदर हमने ओरल कैविटी को, फेरिंग्स को, इसोफेगस को और स्टमक को अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को डिटेल से पढ़ेंगे और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चर में जहाँ तक डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हमने जो फूड खाया ना वो हमारे माउथ के अंदर आया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा माउथ है, तो ये हमारी ओरल कैविटी या फूड हमारी ओरल कैविटी में आ गया, वहां से वो गया था फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक तो विंड पाइप था और एक फूड पाइप था। ये चीजें हमने बहुत डिटेल से पढ़ ली थी। अच्छा, जो फूड पाइप था हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। से ये ईसोफेगस कहते हैं। अब ईसोफेगस से हमारा जो फूड था इस पाइप से गुजर के, जो हमारी मूवमेंट थी पेरिस्टालसिस जिसको कहते हैं, इस पाइप से गुजर के नीचे आ जाता है। किस में आ जाता है? स्टमक में आ जाता है, जो कि एक जे शेप्ड ऑर्गन है, स्टमक। अच्छा, स्टमक के अंदर भी हमने पूरी डाइजेशन पढ़ ली किस तरह से होती है फूड की। अब स्टमक के बाद जो फूड है ना वो किस में चला जाता है? वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड है ये क्या होता है? पाइलोरिक एंड होता है ना, पाइलोरिक एंड। यहाँ से जो फूड है वो गुजरेगा और कहाँ चला जाएगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के फौरन बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। वो इस तरह से ना बहुत ज्यादा एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ना, हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना था। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर हमारी जो है वो पूरी क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है। सही है। अब हमारे फूड ने स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाना है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाना है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके तीन पोर्शन होते हैं। जो पोर्शन स्टमक के फौरन बाद शुरू हो जाता है ना, यहाँ पे स्टमक एंड हुआ, स्टमक के फौरन बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन शुरू हो जाता है ना, उससे हम कहते हैं डिओडिनम। सही है, उसे हम क्या कहते हैं? डिओडिनम कहते हैं। और उसके बाद जो दरमियान वाला पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं? जेजूनम कहते हैं। और उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन होता है ना, उसे इलियम कहते हैं। तो ये आपने तीनों नाम याद रखने हैं, डिओडिनम, जेजूनम और इलियम। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। हाईली कॉइल्ड ट्यूब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी बहुत लंबी ट्यूब होती है, 7 मीटर की ये ट्यूब होती है। देखिए, 7 मीटर बहुत ज्यादा है। 7 मीटर, 1 मीटर के अंदर ना 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 मीटर के अंदर जो है वो 700 सेंटीमीटर आ जाते हैं। तो ये बहुत लंबी ट्यूब होती है। और हमारा देखिए ना, जो हमारा एब्डोमेन का, जो हमारे पेट का एरिया, वो कितना छोटा सा है, तो उसके अंदर ना ये बहुत ज्यादा कॉइल होके पड़ी होती है ताकि ये पूरी आ जाए, बहुत ज्यादा मोड़ तोड़ के पड़ी हुई होती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। सिंपल कॉइल्ड नहीं है बल्कि हाईली कॉइल्ड है। अब इसके तीन पार्ट्स हैं, डुओडेनम जो इसका पहला पार्ट है, जेजूनम जो दूसरा पार्ट है और इलियम इसका जो है वो लास्ट पार्ट होता है। सही है, ये तीन इसके पार्ट्स हैं। डुओडेनम देखिए ना, डुओडेनम इनमें सबसे छोटा है, छोटा सा पोर्शन होता है। ये 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। डुओडेनम के बाद जो है वो जेजूनम है, ये डुओडेनम से थोड़ा बड़ा होता है लेंथ में। इसकी लेंथ होती है 2.5 मीटर और इलियम की लेंथ कितनी होती है? 4 मीटर लॉन्ग। अब देखिए, ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, इनकी लेंथ भी और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ भी। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स के नाम लिखें, तो वो आपने फिर ये वाला पूरा अपना आंसर लिख देना है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास होता क्या है, मैंने आपको बताया था जब पहले लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये जो पूरी एक ही ट्यूब आ रही है ना माउथ से, ये शुरू होके एंड तक, ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन तक, ये एक एलिमेंट्री कैनाल है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। लेकिन कुछ एसेसरी हेल्पर पार्ट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है वो इस तरह से करके ना लिवर होता है। अच्छा, स्टमक के पीछे यहाँ पे पेनक्रियाज होता है, तो ये यहाँ से ना हमें नजर आ रहा है, पेनक्रियाज होता है स्टमक के पास। तो ये जो है ना वो हेल्पर पार्ट्स होते हैं जो अपने ना सिक्रीशंस बनाते हैं, जूस बनाते हैं। डक्ट्स होती है ना, ये अपनी सिक्रीशंस, ये जूस बनाते हैं जो कि स्टमक के अंदर ये लोग भेज देते हैं या फिर डुओडेनम के अंदर भेजते हैं, ताकि जो है वो हमारी क्या हो सके? डाइजेशन हो सके। अब देखो, लिवर जो है ना वो कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस बनाता है। ये आपने नाम शायद सुना होगा कि लिवर जो है वो बाइल बनाता है और हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो पेनक्रियाज है ना वो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। ये दोनों जो है वो क्या करते हैं? जूस बनाते हैं। और इस जूस को ये कहाँ भेज देते हैं? डिओडिनम के अंदर। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पोर्शन है ना, डिओडिनम,
उसके अंदर ये अपने इस जूस को भेज देते हैं डाइजेशन के लिए। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि डुओडेनम के अंदर कहाँ-कहाँ से सिक्रीशंस आती है। अब ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं कि लिवर और पेनक्रियाज की सिक्रीशन कहाँ आती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो तीनों पार्ट्स है उसमें से जो पहला पार्ट है डुओडेनम, वहां पर आती है। और जो लिवर की सिक्रीशन है, जो लिवर अपने अंदर से भेजता है, जूस भेजता है, जो सिक्रीट करता है, निकालता है जूस, उसका नाम क्या है? बाइल जूस। सही है। अब बाइल जूस जो है वो डुओडेनम में कहाँ से एंटर होते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ डायग्राम में भी। जिस जिस पाइप के थ्रू एंटर होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं उसको हम ना। वहां से सारा बाइल जो है वो कहाँ आ जाता है? जो लिवर बनाता है वो डुओडेनम में आ जाता है। ये देखिए, ईसोफेगस से फूड जो स्टमक में आया था, स्टमक से यहाँ पे स्टमक एंड हो गया, और स्टमक के बाद हमारे पास क्या शुरू हो गया? यहीं से स्टमक से ही हमारे पास क्या शुरू हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये अंदर देखिए कितना हाईली कोइल्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक लग रहा होगा एक बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो इतनी बड़ी है और लार्ज इंटेस्टाइन तो इतनी बड़ी नहीं है, वो तो बस ये इतनी सी है। तो इसको लार्ज क्यों कह रहे हैं और इसको स्मॉल क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है ना, जो चौड़ाई है वो कम होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन का देखिए डायामीटर, जो इसकी चौड़ाई है ना, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको लार्ज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो डुओडेनम है ना, लिवर ने भी क्या बनाया? बाइल जूस बनाया। और पेनक्रियास क्या बना रहा है? पेनक्रियाटिक जूस बना रहा है। ये हमारे पास जो है ना वो कॉमन बाइल डक्ट, ये देखिए ये जो आ रही है ना, ये पूरी ये लिवर से निकल के ना ये आ रही है हमारी, ये इस तक डुओडेनम तक आ रही है कॉमन बाइल डक्ट। लिवर अपने बाइल को कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू भेजता है, और पेनक्रियास जो है ना पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू भेजती है। जो आगे आके ये देखे ना, एक ही जगह पे दोनों ने जाना है, एक जगह पे दोनों की ट्यूब्स जा रही हैं। लिवर की ये लिवर से भी कॉमन बाइल डक्ट इधर ही जा रही है, पेनक्रियास से भी पेनक्रियाटिक डक्ट इधर ही जा रही है। तो ये दोनों आपस में फिर मिल जाते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं। जाहिर है वो कहते हैं कि हम दोनों का रास्ता एक ही है, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को ज्वाइन करके फिर इकट्ठे डुओडेनम के अंदर आ जाती हैं। और डुओडेनम में आके जो है वो दोनों जूसेस जो है, लिवर से जो बाइल जूस बना है और पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस बना है, दोनों के दोनों कहाँ आ जाते हैं? डुओडेनम में आ जाते हैं। और आगे की जो हमारे फूड की डाइजेशन है ना, वो यहाँ पे होगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ना आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। देखिए ये पेनक्रियास तो आपको नजर आ गई, स्टमक के पीछे ग्रीन कलर की, इसका भी जूस यहाँ पे सिक्रीट हो जाएगा। ये लिवर है, ये आपको ना ये एक नजर आ रहा होगा लिवर के पास, ये इस तरह का बना हुआ एक स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? ये गाल ब्लैडर होता है। इसका क्या काम है? इसका कोई काम नहीं है, इसने खुद कोई काम नहीं करना, ना इसने कोई चीज बनानी है ना कुछ करना है। इसका काम ये होता है कि जो हमारा लिवर है ना, वो हर वक्त बाइल बना रहे, हर वक्त बाइल जूस बना रहा होता है। लेकिन अब हम हर वक्त खाना तो नहीं ना खा रहे, और खास तौर पे जो हमारा बाइल जूस है ना, उसका काम होता है लिपिड्स की, जो हमारे फूड के अंदर लिपिड्स है ना, उनकी डाइजेशन करवाना। अब एक तो हम हर वक्त खाना भी नहीं खा रहे, हम लोग तो दिन में 3 या 4 टाइम खाना खाते हैं, और हमारे फूड में हर टाइम इतने ज्यादा लिपिड्स भी नहीं है। कभी ही होता है कि हमारे फूड में बहुत ज्यादा लिपिड्स हैं या फैट है इतना ज्यादा कि हमें उसको इतनी ज्यादा डाइजेशन की जरूरत पड़े। तो देखिए बहुत थोड़ा बहुत लिपिड्स होते हैं, थोड़े बहुत फैट्स होते हैं, और कभी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन लिवर तो हर टाइम बाइल बना रहा है, तो अब वो बाइल कहाँ जाता है? गाल ब्लैडर क्या करता है? उस बाइल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। आप समझ लें कि लिवर के पास ना एक थैली सी लगी हुई है, और लिवर क्या करता है? अपना बाइल बना बना के ना इसके अंदर डालता जाता है, और जब भी जरूरत होती है तो यहाँ से जो है ये बाइल को ले लेता है और भेज देता है इस तरह से। अब आप एक चीज देखें, हमारा जो माउथ था ना, माउथ के अंदर स्लाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम था जिसने कार्बोहाइड्रेट्स की, किस चीज की? कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन करा दी थी। सही है। क्या कर दिया था? जो स्टार्च के बड़े बड़ी सी चेन्स थी ना, उसको माल्टोज में तोड़ दिया था। दो दो वाली जो दो दो ग्लूकोज से बने होता था माल्टोज, उसके अंदर तोड़ दिया था, तो इनकम्प्लीट डाइजेशन कराई थी। अब माल्टोज ने जो है वो अभी और टूटना है, और टूट के जो है वो एक एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, तभी कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है 2 स्टेप में हमारे पास जो है वो कंप्लीट डाइजेशन हो रही है। एक स्टेप में जो बड़ी चेन है वो छोटी छोटी चेन्स में टूटेगी, और दूसरे स्टेप में जो छोटी छोटी चेन है ना, वो बिल्कुल सिंगल यूनिट में, एक एक यूनिट में टूट जाएंगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का जो आधा स्टेप था वो माउथ में हो गया। प्रोटीन्स के जो डाइजेशन का आधा स्टेप था वो स्टमक में हो गया। प्रोटीन्स से क्या बन गए हमारे पास जो है वो पेप्टाइड्स बन गए। क्या बन गए? पेप्टाइड्स बन गए। सही। तो प्रोटीन्स की डाइजेशन का भी आधा स्टेप जो है वो स्टमक में हो चुका है। अभी अमाइनो एसिड्स नहीं बने, पेप्टाइड्स टूटेंगे तो अमाइनो एसिड बनेंगे। यहाँ पे भी माल्टोज टूटेगा तो हमारे पास जो है वो ग्लूकोज बनेगा। दूसरा स्टेप रहता है प्रोटीन्स का। लेकिन लिपिड्स तो अभी तक कहीं पे भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, लिपिड्स का तो अभी पहला स्टेप भी नहीं हुआ ना। तो अब क्या होता है, डुओडेनम के अंदर जो बाइल जूस आता है ना लिवर से,
वो बाइल जूस क्या करता है, वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे से जो है वो सेपरेट कर देता है। जैसे लिपिड्स के ऐसे फैट ग्लोब्यूल्स बने हुए होते हैं ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स, और एक लिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर 3 फैटी एसिड्स होते हैं। वो क्या कर देते हैं, इनको ना ऐसे ऐसे एक दूसरे से दूर कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ताकि इनकी डाइजेशन जो है वो आसानी से हो सके। अब यही यहाँ पे बात बताई हुई है कि बाइल, अच्छा अब ये एक बात आपने याद रखनी, देखिए जो सलाइवा था उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम था जिसने कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा था ना, और उसके अलावा हमारे पास पेप्सिन एंजाइम था जिसने प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करवाई थी स्टमक के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो बाइल है ना, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट है। सही है, सॉल्ट्स प्रेजेंट है, नमकियात सॉल्ट्स प्रेजेंट है। वो सॉल्ट्स क्या करते हैं, वो सॉल्ट्स बड़े बड़े फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, जो भी मैंने आपको दिखाया ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस तरह से फैट के ना इस तरह बड़े बड़े से ग्लोब्यूल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अच्छा, उस तरह से हमारे पास ना क्या बन जाता है, एक मिल्की फ्लूइड बन जाता है। सही है, मिल्की फ्लूइड क्या होता है, मतलब ऐसे बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर वाटर भी है, बाइल भी आ जाएगा, जूस, फैट के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से सेपरेट हुए भी होंगे, फैट ड्रॉपलेट्स भी। और फिर वो क्या करता है, उस मिल्की फ्लूइड के अंदर, अब ड्रॉपलेट्स तो उसने एक दूसरे से अलग कर दिए ना, आगे अगला काम ये होता है कि इनको एक दूसरे से अलग ही रखना है, ऐसा ना हो ये दोबारा जुड़ जाए, क्योंकि फैट ऑयल जो होता है ना वो ऐसे जमा वो होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से सेपरेट ही रहे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफाई का मतलब होता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना। अब आपके पास ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, एमल्सिफिकेशन की ना डेफिनेशन आ सकती है, तो ये आपने फिर पूरी जो है ना यहाँ से बतानी है, ये पूरी एमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन। अच्छा, अब देखें, बाइल तो हमने देख लिया, बाइल का काम हमने पढ़ लिया कि बाइल क्या करता है, फैट को जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, एमल्सिफिकेशन का काम करवाता है। अब क्या है, पेनक्रियास से भी तो सिक्रीशन आ रही थी ना, अब उसने क्या करना है। अब आप देखिए, हमारे फूड के अंदर जो तीनों चीजें थी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, तीनों जो है वो हाफ हाफ डाइजेस्ट हो चुकी है, पार्शियल डाइजेशन जो है वो तीनों की हो चुकी है, अब कंप्लीट डाइजेशन बाकी है। अच्छा, अब पेनक्रियास से जो सिक्रेशन आ रही है वो क्या है, पेनक्रियाटिक जूस है, और वो कहाँ से आती है, पेनक्रियाटिक डक्ट से आती है। अभी हमने भी पूरा देख लिया, और जाती कहाँ पे है, ड्योडेनम में जाती है। सही है, दोनों जो सिक्रेशन है, बाइल भी और पेनक्रियाटिक जूस भी, दोनों ड्योडेनम में ही जाती है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, पहला पार्ट है। अच्छा, लेकिन ड्योडेनम में जाते हुए पेनक्रियाटिक डक्ट क्या कर लेती है, देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा ये ड्योडेनम है जो स्टमक के बाद, ये देखिए ये स्टमक के बाद हमारा यहाँ से ये ड्योडेनम स्टार्ट हुआ है। अब लिवर से भी जो है वो बाइल डक्ट इधर ही आ रही है, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट इधर ही आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो कॉमन बाइल डक्ट को ही ज्वाइन कर लेती है, और दोनों एक साथ जो है वो ड्योडेनम के अंदर एंटर हो जाते हैं। अच्छा, पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम है, वो हम इस वाले पैराग्राफ में जो है ना वो पेनक्रियाटिक जूस का पूरा जो हमारा फंक्शन है ना वो पढ़ेंगे, और इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स है उनको देखेंगे। अच्छा, अब ये साइड बॉक्स जो है ना इसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे लिवर से बाइल आते हैं ना उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। सही है, अब पिगमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर ना 3 तरह के, आपको पता है, सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स हैं। सही है, सबके डिफरेंट फंक्शंस हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्लेटलेट्स हैं। सही है, इन तीनों सेल्स के जो है वो डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं। अब जो रेड ब्लड सेल्स है ना, इनका लाइफ स्पैन यानी इनकी जो जिंदगी होती है ना वो 120 दिन की होती है। 120 दिन के बाद ये इनकी डेथ हो जाती है। एक नया रेड ब्लड सेल बनेगा ना, हमारी जो बोन मैरो होती है ना इसके अंदर ये तीनों तरह के सेल्स बन रहे होते हैं। जब भी बोन के अंदर जो गूदा होता है, बोन मैरो, उसके अंदर बन रहे होते हैं। अब जब भी एक नया रेड ब्लड सेल बनेगा ना, 120 दिन बाद उसकी डेथ हो जानी है। समझ आ रही है, मुसलसल नए रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं, और मुसलसल पुराने जो है वो खत्म होते जाते हैं। अब देखो ना, पुराने खत्म होंगे, जाहिर सी बात है, अब हमारे भी तो ऐसे ही है ना, दुनिया में मुसलसल नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, और साथ जो है जो वो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। अगर वो ना हो तो फिर तो दुनिया में लोग ही लोग भर जाएं। तो अगर ये काम ना हो तो ऐसे तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ही भर जाएं पूरी बॉडी के अंदर। तो जाहिर है, अगर मुसलसल नए सेल्स बन रहे हैं तो पुराने सेल्स का खत्म होना भी जरूरी है। तब होता क्या है कि हर नया सेल 120 दिन बाद खत्म हो जाता है। वो खत्म कहाँ होता है, वो टूटता कहाँ पे है जाके, ये सेल्स इसी तरह खत्म होते हैं ना कि ये टूट जाते हैं, अपने सारे अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको रिलीज कर देते हैं, और ये खत्म हो जाते हैं। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये लिवर में, या फिर लिवर के पास ना हमारे पास स्प्लीन होती है, इनमें जाके जो है वो इनकी ब्रेकडाउन होती है। सही है, तो मेनली जो है वो लिवर में होती है इनकी ब्रेकडाउन। अब देखिए, लिवर से जो बॉइल जूस आ रहा है ना हमारी
इसके अंदर ड्यूोडेनम के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, बाइल जूस के अंदर ज़ाहिर लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन हो रही है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर ना रेड कलर का पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। ऐसे कि पिगमेंट होता है, रंग या कुछ पार्ट उसका प्रेजेंट होता है। तो वो जो है ना वो साथ ही बाइल के साथ जो है वो आ जाता है इसके अंदर ड्यूोडेनम के अंदर, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूोडेनम। बाइल के साथ ही ना ज़ाहिर बाइल एक जूस है, जूस के साथ ही वो फ्लो करता हुआ कुछ पार्ट जो है वो आ जाता है उसके अंदर ड्यूोडेनम के अंदर। और जब भी ज़ाहिर है अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे आगे फूड ने लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है और फिर अगला प्रोसेस यही है कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा या जो वेस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको हमने अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देना है। जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो अपना जो वेस्ट होता है फूड उसको हम रिलीज कर देते हैं अपनी फीसिस के थ्रू। तो अब आप यही देखिए कि अब हमारे फीसिस के थ्रू ही ये जो रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं ना वो भी जो है वो रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होते हैं, वो भी वेस्ट होते हैं, तो वो उसी के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। आगे देखें, पेनक्रियाटिक जूस जो है ना इसके अंदर वो कह रहे हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं। 3 तरह के जो मेन एंजाइम्स है वो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर है। ये तीनों नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, तीसरा एंजाइम है लाइपेज। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, हमारे जो माउथ था, जो ओरल कैविटी थी, उसके अंदर कौन सा एंजाइम था? सलाइवरी अमाइलेज, जिसको किसने रिलीज किया था? हमारे सलाइवा ने रिलीज किया था। हमारी जो थूक थी, सलाइवा थी, उसमें वो था, प्रेजेंट था। और उसने किसकी डाइजेशन करवाई थी? कार्बोहाइड्रेट्स की। तो यहाँ पे भी जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है ना वो किसकी डाइजेशन करवाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स की। वो सलाइवा में प्रेजेंट था इसलिए हम उसको सलाइवरी अमाइलेज कहते थे। ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है इसलिए हम इसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। तो ये आपने यहाँ से जो है वो इस चीज को याद रखना है। लाइपेज के नाम से ही पता चल रहा है कि ये लिपिड्स की डाइजेशन करवाएगा, सही है। और बाकी पीछे ट्रिप्सिन बच गया। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स की डाइजेशन कराता है। तो ये तीनों एंजाइम्स जो है ना वो इस तरह से इन तीनों बायोमोलिक्यूल्स की हमारी बॉडी के अंदर क्या करवा देते हैं? डाइजेशन करवा देते हैं। तो जो बाकी की डाइजेशन बच गई थी ना इन तीनों की, प्रोटीन्स की भी जो बाकी हाफ डाइजेशन बच गई थी, यानी जो पेप्टाइड्स बन गए थे उन पेप्टाइड्स ने जो है वो अब अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होना था। और कुछ प्रोटीन्स के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो पेप्टाइड्स में नहीं कन्वर्ट हुए हुए थे। जो भी बच गया ना अब उस सब की कंप्लीट, सारे प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, हर चीज की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स में भी अगर जो स्टार्च है, माल्टोज है, सब की कंप्लीट डाइजेशन होकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लिपिड्स की अभी हमने देखा था यहाँ पे जो हमारे पास वो सेपरेट हुए थे उसकी भी कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। तो हमारे जो है ना पेनक्रियाटिक जूस, उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे सारे के सारे फूड की क्या कर देते हैं? कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ना एक चीज होती है, एक सॉल्ट होता है जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। 3 तो हमने एंजाइम्स पढ़ लिए ना, और एक उसके अंदर चौथी चीज जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है? हमने देखा ना हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड था। कौन सा एसिड था हमारे स्टमक के अंदर? जो गैस्ट्रिक जूस था उसके अंदर एक एसिड था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा जो था वो हाई एसिड था ना। अब क्या होता है, जाहिर है जो हमारे स्टमक से फूड इसमें आया है डोडिनम में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम काइम कहते थे ना। जो माउथ से आया था इसोफेगस में उसे बोलस कहते थे। अब जो काइम है ना उसके अंदर भी बहुत ज्यादा जो है वो एसिडिटी प्रेजेंट होती है, जो कि स्टमक के एसिड की वजह से आई होती है। तभी तो हमने देखा था ना काइम थोड़ा थोड़ा करके जो है वो डोडेनम में आता है, पूरा इकट्ठा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके 5 से लेके 15 मिलीलीटर तक ही सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, पूरा काइम जो है वो इकट्ठा नहीं आता। तो अब जो काइम के अंदर जो एसिडिटी है ना उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है? उसके इफेक्ट को कौन कम करता है? एसिडिटी के इफेक्ट को कौन कम करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट कम करता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो उस एसिड की वजह से कोई भी एसिडिटी ना हो। और आगे वो यही कह रहे हैं कि ये जो ग्लैंड्स, अच्छा अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ना एक तो हमारे पास 2 तरह के जूस आ गए ना, जो एक जो है वो लिवर से आ गया और एक पेनक्रियास से आ गया। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अपनी वॉल्स होती हैं, यानी ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बनी हुई है ना इस तरह से, ये जो मूव कर रही है इस तरह, अब ये जा रहा है एक पोर्शन, तो ये जो इसकी अपनी वॉल्स होती है इनके अंदर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीशन या कुछ ना कुछ एंजाइम्स बना रहे होते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स मिलके, जो पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स थे और स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने एंजाइम्स थे, सब मिलके जितना भी अब फूड था, सारे टाइप्स फूड की, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, सब की क्या कर देते हैं? यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन करवा देते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब देखिए न्यूट्रिशन के जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उसमें पहला स्टेप तो इंजेशन था कि फूड को हमने अपने मुंह में लेना है। सेकंड स्टेप क्या था? डाइजेशन, कि उस फूड को, सारे फूड को जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके उसकी डाइजेशन करनी है। अब डाइजेशन के बाद जो तीसरा स्टेप था वो क्या था? वो था एब्जॉर्प्शन का, यानी जितने भी फूड से हमने न्यूट्रिएंट्स अभी डाइजेशन के बाद हमारे पास हमें मिल चुके हैं, हमने क्या करना है उन सारे न्यूट्रिएंट्स को, दो तरह की हमने जो है वो सिस्टम पढ़े थे। एक हमारे पास जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था और एक हमारे पास जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम था। लिम्फ क्या होते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ इसी टॉपिक में ना। अच्छा देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम था, दो तरह के सिस्टम थे, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवा दिया था। अब क्या होता है कि ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हमारी पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में हर जगह, हमारी फिंगर की टिप से लेके हमारी पूरी बॉडी में हमारे पास जो है वो ब्लड होता है। तब ये क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, अब ज़ाहिर है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब सारी डाइजेशन हो चुकी है, अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड के हमारे पास आ चुके हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तो हम एक छोटे से एरिया में है ना, हमारे एब्डोमेन के यानी पेट के एक छोटे से एरिया में है, वो तो नहीं हर सेल तक पहुंचा सकती सारे न्यूट्रिएंट्स को। तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो ब्लड के थ्रू जो है वो सारे बॉडी तक लेकर जाती हैं, और उसके अलावा जो है वो लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो इनके अंदर चले जाते हैं, यानी इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये पूरी बॉडी के सारे सेल्स तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देती है, ताकि वो इस एनर्जी को यूज करें और अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। सही। और उसके बाद थर्ड स्टेप यही होता है ना, एसिमिलेशन के, जब न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं सारे सब चीजों तक, जो है वो सारे सेल्स तक पहुंच जाते हैं, तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सब अपने फंक्शन को जो है वो आसानी से, अपनी ज़ाहिर एनर्जी के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। तो अब देखिए, डाइजेशन हमारी सारी कंप्लीट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद क्या है, अब फूड की क्या करवानी है? एब्जॉर्प्शन। तो कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद अब हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। देखिए, जो ग्लूकोज था, सॉरी, जो हमारे पास प्रोटीन्स थे ना, प्रोटीन्स का सबसे छोटे पार्टिकल्स कौन थे? अमाइनो एसिड्स। तो हमारे फूड में जो प्रोटीन था अब वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, ब्रेक डाउन होकर डाइजेशन होने के बाद। जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गई है? ग्लूकोज में, यानी कि सिंपल शुगर में। जो सिंपल, सबसे सिंपल शुगर होती है ना, उसे ग्लूकोज कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। और जो हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स है ना, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, तीनों की जो है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गई है। अच्छा, अब क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल, ये जो हमारी सारी जो चल रही थी, इसोफेगस, माउथ से शुरू हुई थी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब एक ही कैनाल है ना, एक ही ट्यूब है। तो एलिमेंट्री कैनाल में ये हमारे न्यूट्रिएंट्स इस वक्त प्रेजेंट है। अब क्या करना है कि इस एलिमेंट्री कैनाल से न्यूट्रिएंट्स को मूव करवाना है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अच्छा, सर्कुलेट क्या होता है? घूमना, हर जगह तक किसी चीज को पहुंचाना, उसको कहते हैं ना, कि हम कहते हैं इस मैसेज को सर्कुलेट कर दो पूरे स्कूल में। जैसे अक्सर आपको कोई छुट्टी का नोटिफिकेशन आता है तो कहते हैं इस मैसेज को पूरे स्कूल में सर्कुलेट कर दो या पूरी क्लास में सर्कुलेट कर दो। तो इसका यही मतलब है पूरी क्लास में फैला दो या पूरे स्कूल में फैला दो इस बात को। तो अब जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्री कैनाल के हैं, उसने उसको पूरी बॉडी में फैलाना है, तो उसके लिए वो उसको किस में भेज देगी? सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर उसको भेज देगी। अब होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अंदर वाली वॉल्स है ना, एक तो वो बहुत ज्यादा कॉइल है स्मॉल इंटेस्टाइन से, या वो बहुत फोल्डेड होती हैं। अब फोल्डेड क्यों होती है? देखो ना, बजाय इसके कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बिल्कुल ऐसे सिंपल वॉल्स में जा रही हो, इसकी जो वॉल्स होती है ना, वो ऐसे 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 ना, ये पूरी ऐसे फोल्डेड वॉल्स होती है। सही। अब आप देखें, इसकी वजह से ना ये बहुत ज्यादा एरिया लेती हैं। एक ये जो सीधी, अगर मैं यहाँ पे एक सीधी चीज रख दूं ना, वो इतना एरिया नहीं लेगी, लेकिन अगर मैं किसी चीज को इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह फोल्ड करके रख दूंगी ना, तो देखिए थोड़े से एरिया में बहुत सारी चीज आ जाएगी। जब मैं किसी चीज को इस तरह से फोल्ड करके रखूंगी, तो अगर यहाँ पे ये चीज जो है वो 5 सेंटीमीटर आई है इतने से एरिया में, तो इतने से ही एरिया में इस चीज को अगर मैं फोल्ड करके रख दूंगी तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? तो स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बड़ी है, तो उसने जो है वो क्या होती है, वो फोल्ड होके पड़ी हुई होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? ये जैसे हमारी उंगली है ना, ये उंगली इस तरह के ना उभार से बने होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इस तरह से है ना हमारे पास प्रोजेक्शन, इसके अंदर ना इस तरह से ये एक फिंगर लाइक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, यूं करके ना। इसको क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है। ये जो इसकी इस तरह से ये ट्यूब है ना, इसके अंदर यूं प्रेजेंट होते हैं ये।
इनसाइड पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना ये इस तरह से ये विलाय प्रेजेंट होते हैं। सही है, इसको हम क्या कहते हैं, विलाय। ज्यादा है तो विलाय, एक की बात करेंगे तो एक को कहते हैं विलस। सही है, तो ये वर्ड आपने याद रखना है। तो ये जो फोल्ड्स होती हैं और जो विलाय होते हैं, दो चीजें हमने पढ़ी ना, कि एक तो वो फोल्ड होके पड़ी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर विलाय होते हैं। ये दोनों मिलके ना इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ जाता है, और उस एरिया के बढ़ने से क्या होता है कि उसके जो फूड है ना, जो इसके अंदर फूड या न्यूट्रिएंट्स है, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली वॉल्स है ना, वो सीधी या स्मूथ नहीं होती, बल्कि वो फोल्ड हुई भी होती है। उसके अंदर जो है वो बिल्कुल फोल्डिंग सी प्रेजेंट होती है, ताकि जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उतनी ही ज्यादा फूड की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। तो फूड मॉलिक्यूल्स जो है ना वो इस एरिया से एक तो आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि फूड की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना वो दो तरीकों से होती है। एक तरीका है डिफ्यूजन, सही है बच्चों, और दूसरा तरीका क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये दोनों मेथड्स क्या होते हैं, अब आप देखिए हमारी जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं। जाहिर सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने हमारे फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना हमारी बॉडी के अंदर, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमारे फूड के ज्यादा है, और जो हमारा ब्लड का सिस्टम है ना उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या है, कम है। तो जब भी कोई चीज हाई कंसेंट्रेशन से, यानी जहां पे वो ज्यादा होती है, वहां से वो लो कंसेंट्रेशन के एरिया की तरफ जाती है। जाहिर है, अब कोई चीज अगर कहीं पे ज्यादा है, जैसे आप पानी जो है वो कहीं पे ज्यादा होगा वहां, और कहीं पे कम पानी खड़ा होगा, तो जहां पे ज्यादा पानी होगा वहां से वो कम एरिया की तरफ जाएगा। तो इसके लिए हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, समझ आ रही है। जहां पे कोई चीज ज्यादा होती है ना, हाई होती है कंसेंट्रेशन में, वहां से वो ऑटोमेटिकली उस चीज, वहां उस चीज की तरफ मूव करती है जहां पे लो होती है वो चीज। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसके लिए हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, बल्कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एनर्जी कोई भी नहीं देनी पड़ती। तो हमारी जो नॉर्मली जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड की एब्जॉर्प्शन होती है ना ब्लड के अंदर, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड के अंदर ऑलरेडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सही है, तो ब्लड कहते हैं मेरे पास तो पहले से इतने न्यूट्रिएंट्स है, मैं तुम्हारे और न्यूट्रिएंट्स लेके क्या करूंगा, तो वो तो मना कर देते हैं। सर स्मॉल इंटेस्टाइन को भी पता है कि ज़ाहिर है मेरे पास हाई, अगर मेरे पास न्यूट्रिएंट्स है तो इसके पास भी हैं, तो ये तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, कि जहां से हाई थी वहां, और जहां पे लो थी तो हाई से लो की तरफ चीज मूव करती है। लेकिन यहाँ पे तो लो है ही नहीं कहीं पे, तो कैसे मूव करेंगे न्यूट्रिएंट्स। अब लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने उन न्यूट्रिएंट्स को रख के भी क्या करना है, उसने तो जाहिर है अपने आप से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाना और ब्लड में भेजना है, कि भाई तुम्हारा काम है कि तुम इसको पूरी बॉडी तक पहुंचाओ, मैं इनको रख के क्या करूंगा। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो एनर्जी को यूज करता है। जब यहाँ पे था ना, यहाँ पे तो एनर्जी यूज नहीं हुई थी, ये तो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस था, नेचुरल प्रोसेस में हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, धकेलना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा, उसको जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं भाई तुम ब्लड में जाओ। तो वो अपनी एनर्जी लगा के न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में भेजते हैं एटीपी की फॉर्म में, जो कि एनर्जी करेंसी है, हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लगाई जाती है ताकि फूड जो है वो ब्लड में चला जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी हमने एनर्जी लगा के फूड को भेजा है। अच्छा, अब जो विलाय है ना, इसके जो वॉल्स हैं, यानी जो विलाय की वॉल्स हैं, जो इसकी लेयर है, जो इसकी दीवार है, वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से। यानी ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये विलाय है ना, तो इसके अंदर सिर्फ सेल्स की एक ही लेयर होगी, अक्सर ना डबल ट्रिपल लेयर होती है। विलाय इतने छोटे से होते हैं ताकि इनको और ज्यादा जो है वो एरिया प्रोवाइड किया जा सके, तो एक ही पतली सी लेयर होती है सेल्स की, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो आसानी से इसको क्रॉस कर सकें। अगर इसके अंदर सेल्स इतने ज्यादा हो जाते, इतने थिक लेयर हो जाती सेल्स की, तो इसके अंदर तो जगह ही ना बचती, तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है ताकि इसके अंदर जो है वो स्पेस ज्यादा बच जाए और न्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब हो सके। अब जो विलाय है ना, विलाय के अंदर ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्यों प्रेजेंट होती है, देखिए ब्लड कैपिलरीज जो है ना वो बहुत छोटी सी, टाइनी, बहुत छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जहाँ के आगे जाके ना बड़ी वेसल्स के साथ मिलके वेन्स बनाती हैं, आर्टरीज बनाती हैं, और फिर पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। तो इसके अंदर विलाय तो इतना छोटा है ना, इसके अंदर छोटी वाली ही वेसल्स होती हैं ब्लड की, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज। ये आगे जाके बड़ी वेसल्स के साथ मिल जाती हैं। तो विलाय के अंदर ही ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट है और लिम्फ
लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट है, सही है। और जो विलाय के अंदर लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं ना, यानी लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स जो है विलाय के अंदर प्रेजेंट होती है, उनको क्या कहा जाता है, लेक्टील कहा जाता है। यानी खास तौर पे वो लिम्फ वेसल्स जो विलाय में प्रेजेंट है, सिर्फ उनको लेक्टील्स कहते हैं हम। अच्छा, अब देखो जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है ना, हमारे फूड में क्या क्या बना, जो हमारे फूड के ब्रेकडाउन होकर डाइजेशन होने के बाद हमारे पास एंड में जो है वो अमाइनो एसिड्स आए हैं प्रोटीन की डाइजेशन से, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनकी डाइजेशन से हमारे पास जो है वो क्या बन गया है, हमारे पास ग्लूकोज यानी कि सिंपल शुगर्स बन चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिपिड्स की डाइजेशन से ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ये दोनों चीजें हमारे पास बनी है। अब इसमें से जो अमाइनो एसिड्स है ना और सिंपल शुगर्स हैं, ये कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, ये ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होंगी। और जो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स है ना, जो लिपिड्स से बने हैं, ये कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, ये लेक्टील्स में एब्जॉर्ब होंगे। और उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, हमारे आगे जो है वो लिम्फ वेसल्स में चले जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम ना हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो फैट्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है। देखिए ना, फैट की डाइजेशन से जो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बने थे वो लेक्टील्स में गए हैं, तो फैट को जो है वो बॉडी में जो है वो लिम्फ के अंदर भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं ये। यानी इन्फेक्शन से और जर्म्स से फाइट करने के लिए जो इम्यूनिटी चाहिए होती है ना बॉडी को, ये वो भी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो हैं वो कहाँ जाते हैं, वो लेक्टील्स में जाते हैं। विलाय के अंदर जो लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है जिन्हें लेक्टील्स कहा जाता है ना, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स की जो एब्जॉर्प्शन है ना वो उसके अंदर होती है, वो उसके अंदर चले जाते हैं। अब लेक्टील्स क्या करते हैं, उसको वहां से लेते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारी जो विलाय है वो इतना स्मॉल है ना, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, यानी जो ब्लड सिस्टम की सबसे छोटी वेसल्स है ना वो प्रेजेंट है। इस तरह लिम्फ की भी जो छोटी वेसल्स है ना वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें लेक्टील्स कहते हैं हम। अब लेक्टील्स फिर उनको कैरी करके मेन लिम्फ वेसल्स तक लेके चली जाएंगी, जो बड़ी मेन लिम्फ वेसल्स है वहां तक लेके जाएंगी, और वहां से फिर वो उसको कहाँ ले जाएंगी, ब्लड वेसल्स में। अच्छा, अब यहाँ पे आपके जहन में ये आएगा कि ये जो थे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ये डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में क्यों नहीं गए, जो अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स थे वो भी तो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में चले गए ना, तो ये क्यों नहीं डायरेक्ट चले गए ब्लड में, ये लिम्फ से होके ब्लड में क्यों गए हैं। इसलिए बेटा कि देखें, ये जो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स है ना, ये क्या है, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं। कभी आपने देखा कि ऑयल जो है वो पानी में मिक्स हो जाए, नहीं ना। तो हमारा जो ब्लड है वो वाटरी होता है ना, वो पानी जैसा होता है। अगर डायरेक्टली ये ब्लड में जाएंगे ना तो ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे, सही है, ब्लड के अंदर मिक्स नहीं हो सकेंगे और ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेंगे। तो ये पहले लिम्फ में जाते हैं, लिम्फ इनको कैरी करते हैं और लिम्फ इनको जो है वो ब्लड वेसल्स तक पहुंचाता है, ताकि ये इजिली जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाए और ब्लड के अंदर मिक्स हो सके। तो ये लिम्फ के थ्रू ब्लड में जाते हैं और फिर कहाँ जाते हैं, नियर द हार्ट। अब ये जो अब आप देखेंगे ना, हमारे पास अभी हम अमाइनो एसिड्स और शुगर्स को भी देखेंगे, वो भी हार्ट में ही जाएंगी। क्यों जाते हैं ये सब हार्ट में, अब ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स भी हार्ट में चले गए। इस बात का क्या मकसद है, देखिए हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कौन कर रहा है, हार्ट ही तो पंप कर रहा है। और कौन सा ऑर्गन है जो ये काम कर रहा है, हार्ट कर रहा है ये काम। तो फिर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स भी तो हार्ट तक जाते हैं, ताकि हार्ट जब पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करे तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड के अंदर मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट हो जाए और पूरी बॉडी तक ये पहुंच जाए। अच्छा, अब उसके बाद अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर्स तो सिंपली जो है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज में चले गए थे विलाय की, वहां से उन्होंने क्या ज्वाइन किया, देखिए उसके पास क्या है, हमारे पास जो है वो लिवर होता है ना, लिवर होता है हमारे इंटेस्टाइन के पास, तो हमारा स्पेशल कनेक्शन है लिवर के साथ। तो क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो एक ऐसी वेन होती है जो लिवर में जा रही होती है। तो क्या होता है, अमाइनो एसिड एंड शुगर जो है वो कहाँ चले जाते हैं, वो लिवर तक चले जाते हैं, और लिवर से फिर जो वेन होती है ना वो कैरी करती है, उनको हार्ट तक लेके जाती है और फिर वो बॉडी में चले जाते हैं। अब सिंपल बात, अब आप एक दफा ये पूरा ओवरव्यू लेने के ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो थे वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकते थे, इसलिए वो पहले जो है वो लिम्फ में गए, और जो विलाय के अंदर लिम्फ वेसल्स थी छोटी छोटी, उन्हें लेक्टील्स कहा जाता है। तो वो पहले लेक्टील्स में गए, लेक्टील्स से वो कहाँ गए हैं, देखिए जो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स थे ना वो कहाँ गए, वो लेक्टील्स में गए। लेक्टील्स से वो जो है हमारी मेन लिम्फ वेसल्स वहां तक गए, मेन लिम्फ वेसल्स से वो कहाँ चले गए, हमारी जो है वो ब्लड वेसल्स तक चले गए, और वहां से वो कहाँ चले गए, नियर द हार्ट, हार्ट के पास चले गए। और हार्ट जो है वो जब ब्लड को पंप करेगा तो ये पूरी बॉडी में क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स का हमने पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है जो अमाइनो एसिड्स थे और जो हमारी शुगर्स थी, ये क्या हुआ, ये हमारी जो है वो ब्लड
ब्लड कैपिलरीज के अंदर गई, जो कि कहाँ प्रेजेंट थी, विलाई के अंदर प्रेजेंट थी। ब्लड कैपिलरीज से हेपेटिक पोर्टल वेन ने इनको लिया और कहाँ लेके चली गई, इनको लिवर तक लेकर चली गई। सही है, लिवर से दोबारा हेपेटिक पोर्टल वेन ने इनको कहाँ ट्रांसपोर्ट करवा दिया, हार्ट में ट्रांसपोर्ट करवा दिया। और हार्ट से फिर जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारी पूरी बॉडी तक फिर पहुंच जाएंगे। ये जो साइड बॉक्स है ना, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ना एक स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स होती है। फिंगर लाइक का क्या मतलब है कि बिल्कुल जैसे हमारी फिंगर होती है ना, उंगली होती है, कि इस तरह से ऐसे ये फिंगर लाइक बनी होती है, स्मॉल होती है, बहुत छोटी सी होती है। और कहाँ होती है, ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। सीकम क्या है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसका सबसे जो पहला पार्ट है ना, वो क्या होता है, सीकम होता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे ना, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 ही पार्ट है, सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। तो सीकम उसका पहला पार्ट है। अब देखिए, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगी वहीं से तो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगी। तो इसका जो पहला पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ भी जुड़ा हुआ है, समझ आ रही है। तो जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट हो रही है ना, वहीं पे ये अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। मैं अभी आपको इसकी डायग्राम भी दिखाती हूँ। तो वो ये कह रहे हैं, अच्छा अपेंडिक्स का ना हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता। जो अभी तक मतलब जो भी पुरानी रिसर्चेज है ना, वो यही कहती है कि हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं, और अब तक यही कंसिडर किया जाता है। अगर इसका अभी तक जाके मॉडर्न रिसर्च में कोई काम डिस्कवर हुआ है ना, तो वो यही है कि बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, फायदेमंद होते हैं, तो ये उन बैक्टीरियाज को स्टोर कर लेती है। उसके अलावा इसका अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। तो इसके अंदर ना इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे किसी भी जर्म की वजह से, किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, उसको उस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो अच्छा, उस कंडीशन के अंदर अगर इस अपेंडिक्स को रिमूव ना किया जाए, बहुत सारे मोस्टली लोगों को ना अगर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होती है तो बस उसका एक ही हल है कि उसको सर्जिकली यानी ऑपरेट करके उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। अगर ऐसा ना किया जाए तो देखो ये फट सकती है, बर्स्ट हो सकती है। अगर ये फट जाएगी ना, तो इसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो पूरी एब्डोमेन में यानी जो पूरा पेट है ना, उसके अंदर ये इन्फेक्शन फैल जाएगा और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ये तो एक ऐसा ऑर्गन है जिसका वैसे ही बॉडी में कोई काम नहीं है, तो इसके अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इसको जो है वो सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, ताकि ये फटे नहीं और बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन ना कॉज करे। ये देखिए, यहाँ से हमारी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है और ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है ना इसको हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। तो ये जो सीकम का ब्लाइंड एंड है, ब्लाइंड एंड का क्या मतलब है, ऐसा एंड जिसका जो ना बिल्कुल ये होता है, एक ऐसा एंड जिसका कोई सिरा ना हो, जिसकी कोई ओपनिंग ना हो, उसे हम ब्लाइंड एंड कहते हैं। तो वहां पे ये एक फिंगर लाइक प्रेजेंट होती है और इसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। दूसरे साइड बॉक्स में वो कह रहे हैं कि कैरोटीन जो है ना वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट है। इस बात का क्या मतलब है, देखिए कैरोटीन जो है ना वो क्या होते हैं, पिगमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिगमेंट जो है ना, कोई भी कलर्ड जो चीज होती है, अभी मैंने आपको बताया ना रेड ब्लड सेल्स के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, जो भी हमारे पास कलर्ड होती है ना चीज, उसको हम पिगमेंट कहते हैं। तो कैरोटीन जो लफ्ज है ना वो निकला है कैरेट से, गाजरों से है। तो ये ना ऑरेंजिश रेड येलोइश से कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैरोटीन कहते हैं। तो ये नेचुरली पाया जाता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जैसे कि कैरेट्स हैं, गाजरें हैं, मैंगोज हैं, इन सब के अंदर पाया जाता है। और ये पिगमेंट जो है ना हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। एक तो हमारी आईसाइट के लिए, विजन के लिए, हमारी जो आंखें हैं उनके लिए, ग्रोथ के लिए बॉडी की, दूसरी बात इम्यूनिटी यानी इन्फेक्शन से या जर्म से लड़ने की जो बॉडी के अंदर ताकत होती है ना उसके लिए। इन तीनों कामों के लिए जो है ये कैरोटीन पिगमेंट जो है वो क्या होता है, जरूरी होता है, एसेंशियल होता है, फायदेमंद होता है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी मैंने सोचा था साथ ही कवर कराऊंगी, लेकिन हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से उसकी एब्जॉर्प्शन को, डाइजेशन को, सबको समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चों को कहीं से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स और वीडियोस आपको साथ साथ मिलती रहें।